हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त के करंट अफेयर्स एट वन प्लेस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और इसमें आज हम सभी बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर के टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य एग्जाम्स को लेकर के भी सारी चीजें हैं। यानी कि आपको एक ही जगह पर सब कुछ मिलेगा, कहीं इधर-उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि फटाफट जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर का बटन दबा दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को लगातार ये कोशिश कर रहा हूं कि एक जगह पर बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाने का मौका मिले, आपको इधर-उधर कहीं भटकने की आवश्यकता ना हो। आप अपनी एनर्जी को सही एग्जाम की दिशा में लगाइए, बाकी अन्य सब्जेक्ट पढ़िए, सारी चीजें पढ़िए। करंट अफेयर की जिम्मेदारी मनोज सर यानी करंट अफेयर्स एट वन प्लेस प्रोग्राम में छोड़ दीजिए, ये समझ लीजिएगा। और आपको एक कुछ चीजें सरप्राइजिंगली आपको परसों से और मिलेंगी। और कल, हाँ, इसके लिए रिवीजन करने का जो आपका मौका है, दोपहर में 12 बजे जरूर बने रहिएगा। यस, वीकली करंट अफेयर्स क्विक रिवीजन सीरीज यानी कि एमसीक्यू के थ्रू प्रैक्टिस। तो ध्यान रखिए, कल 12 बजे जरूर मिलेंगे पूरे सप्ताह भर के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्विक रिवीजन के लिए, और वो भी लाइव। ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको पूरा रिवीजन भी करा रहा हूं, नोट्स भी बनवा रहा हूं, पढ़ा भी रहा हूं। और इससे क्या था, क्या चाहते हो? हाँ, बस रिजल्ट ना। तो आप अपनी मेहनत कीजिए, मैं अपना काम कर रहा हूं, रिजल्ट आपका फेवरेबल आएगा। तो चलिए आज के सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये आपके सामने है। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 के सबको मैंने अलग अलग सेट किया हुआ है। और लगभग मान के चलिए तो 8-10 इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे। और हाँ, जो मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं क्विक रिवीजन सीरीज आपको यहां नहीं दे रहा हूं। यस, मैंने सोचा था कि सप्ताह में दूंगा, लेकिन नहीं यार, मैंने सोचा कि इसको मैं आपको अलग से देता हूं और ज्यादा अच्छे तरीके से देने की कोशिश करता हूं। तो वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोगों को भेजना शुरू कर दिया है। यानी कि इस क्लास की पीपीटी तो रहेगी रहेगी, बाकी इनका क्विक रिवीजन भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। तो जिस किसी को भी कंटेंट और सारी चीजें चाहिए, तो इसको टेलीग्राम चैनल को फटाफट ज्वाइन कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए। ठीक है? तो समझ में आ गया ना? मैं आपका अहित नहीं होने दूंगा, आपको परेशान भी नहीं होने दूंगा। बस ये काम करिए। और ध्यान रखिएगा, मैं परसों से यानी कि मंडे से इसमें कुछ नई चीजें और भी ऐड करने की कोशिश कर रहा हूं कि एक ही जगह पर सारी चीजें आपको होती रहें। कुछ ना कुछ नया इसमें होता रहेगा। तो परसों का वेट कीजिएगा सभी लोग सरप्राइजिंग के लिए। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि परसों आप लोगों को इसमें नया क्या मिल सकता है। मैं वेट करूंगा किस किस लोगों कौन क्या क्या कहते हैं। गैस कीजिएगा क्या नया हो सकता है आप लोगों के लिए। ओके, चलिए। तो आज सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों, वो है आपका श्रावणी। श्रवाणी, ये ध्यान रखना। श्रवाणी एआई मॉडल, ये है क्या? देखिए, आईआईएससी, अर्थ पार्क और गूगल ने भारत का पहला ओपन सोर्स बहुभाषी एआई मॉडल श्रवाणी लॉन्च किया है। ये रहा, क्या है? ओपन सोर्स बहुभाषी एआई मॉडल है। किस किसने? आईआईएससी, आर्ट पार्क और गूगल ने। तो ये ध्यान रखिएगा किस किस ने मिलकर के शुरू किया है। और श्रवाणी क्या है? आपका बहुभाषी ओपन सोर्स एक एआई मॉडल है जो 65 भारतीय भाषाओं और बोलियों को सपोर्ट करता है। ओके, अब ये क्यों, कैसे, इसकी पृष्ठभूमि क्या है? तो ये भारत सरकार ने बहुत पहले प्रोजेक्ट वाणी इसे लॉन्च किया था। 165 जिलों में 31,000 घंटे के प्राकृतिक ऑडियो डेटाबेस पर प्रशिक्षित किया गया प्रोजेक्ट वाणी के तहत। भाषाई समावेश, 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं के अलावा 40 प्लस क्षेत्रीय भाषाओं, अंगिका, तुलु, गारी, इन सारी भाषाओं को यह कवर करता है लगभग। वर्तमान में कमर्शियल एआई मॉडल जो है केवल हिंदी और अंग्रेजी तक सीमित है, जिससे 25 करोड़ लोग डिजिटल सेवाओं से वंचित हैं। अब श्रवाणी के माध्यम से हम अपनी सभी भाषाओं के लोग इससे एआई मॉडल से जुड़ सकते हैं। यस, तो प्रोजेक्ट वाणी के तहत पहले इसको प्रशिक्षित किया गया और उसमें फिर अब डाटाबेस ऐड किया जा रहा है। ओके, अब इसका कार्यप्रणाली और इसका महत्व क्या होगा? ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन, यह तकनीक मानवीय आवाज को मशीन द्वारा पढ़ने योग्य टेक्स्ट में बदलती है। आप बोलिए, वो तुरंत टेक्स्ट में बदल देगी। आप अपनी भाषा में बोलिए, वो आपको लिख देगी। सटीकता मापदंड, वर्ड एरर रेट से मापा जाता है। श्रवाणी ने क्षेत्रीय बोलियों जैसे गारो भाषा में त्रुटियों को 60% तक कम कर दिया है। मतलब इसमें लगातार रिसर्च चल रही है, तो 60% तक आ गई है।
अब इसका सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या है? ग्रामीण नागरिक अब अपनी मातृभाषा में यूपीआई पेमेंट और कर सलाह संबंधी चीजों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं एआई के थ्रू कि भैया बोलिए और तुरंत सूचना मिल जाएगी अपनी भाषा में। यूपीआई भी का पेमेंट भी कर सकते हो। तो यहां से फार्मर जो है अपनी तुलु भाषा में बोलता है, एआई इसको सुनता है, सर्वाणी एएसआर मॉडल, ठीक है ना? और उसके बाद में इसके पेमेंट को एग्जीक्यूट कर देता है और टेलीमेडिसिन वगैरह जैसी तमाम सारी चीजों की सुविधाओं को यहीं पर कर देता है। यानी कि इसके थ्रू आप यूपीआई पेमेंट भी बोल के भी कर सकते हो। अगर आपको टाइपिंग करना नहीं आता, तो ये भी सारी सुविधाएं हैं। ये सपोर्ट सिस्टम है पूरा का पूरा। अब सोचिएगा, सर्वाणी भाषाई बाधाओं को दूर कर भारत में डिजिटल अंत्योदय को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डिजिटल अंत्योदय मतलब जो डिजिटली सबसे बैकवर्ड हैं, जो अभी तक डिजिटल सुविधा से वंचित हैं, जिन तक आपको डिजिटल फैसिलिटी नहीं पहुंची है, उनको भी कवर करता है अंत्योदय, सबसे अंत वाले लोगों को। है ना बेहतरीन मॉडल? तो यही है, उन सबको भी इस व्यवस्था में जोड़ना है इसी सिस्टम के माध्यम से। बहुत बढ़िया है। अब इसको आप किसी भी निबंध में इसका इस्तेमाल करिए या सोशल इश्यू में इस्तेमाल करिए, इकोनॉमी के सोशल इंक्लूजन में इस्तेमाल करिए, कहीं पर भी आप इस्तेमाल करिए इनको। यही है। चलिए, एक दूसरा टॉपिक है जस्टिस मुखर्जी आयोग। नाम तो सुना होगा, नहीं सुना तो सुन लीजिएगा। हाँ, चीज ध्यान रखिएगा, मैं इतना डिस्कस कर रहा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ और आप लोगों से बस मैं क्या चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आप लोगों तक नई क्लास का ऑटोमैटिकली जो मैसेज है आप तक पहुँच जाए और लाइक और शेयर तो करना बनता है। और एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, आप लोगों की सुबह 7 बजे हिस्ट्री इन डेप्थ मास्टर क्लास सीरीज़ आपकी स्टार्ट हो चुकी है। और मैं उसमें डिटेल में आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं जितना कि आप लोगों ने कभी पढ़ा नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि उस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसको स्प्रेड करें, स्पेशली उन लोगों तक जहां तक जो लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और जिन्हें अपना सोचिएगा लेवल जो है रीच करना है, बढ़ाना है। अब वो चाहे यूपीएससी के हों, स्टेट पीसीएस के हों, यूजीसी नेट के हों, टीजीटी पीजीटी के हों या किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री वगैरह के सब्जेक्ट के कोई भी हो, उनको कर लीजिए। और वीक में मैंने 2 दिन इकोनॉमी का मॉडल रखा है। तो आपको अभी ये 3 चीज़ें आपको मिल रही हैं। तो इसको प्रॉपर तरीके से कैरी कर लीजिए। करंट अफेयर्स, इकोनॉमी और हिस्ट्री का तीनों का कॉम्बिनेशन हो गया तो समझ लीजिएगा प्री आपका कहीं नहीं गया। प्री यहीं की यहीं हो जाएगा इतने से साल भर की मेहनत के बाद में। प्री कहीं नहीं रुकेगा आपका। हिंदी मीडियम में मेरा जो टारगेट है कि प्री आपका नहीं रुकने देना है, ये रहा। साथ के साथ मेंस के लिए भी कुछ मैं बहुत सारी चीज़ें धीरे-धीरे मैं प्लान और एग्ज़ीक्यूट करने का कांसेप्ट बना रहा हूँ, आप लोगों के लिए। तो वो भी रहेगा। जस्टिस मुखर्जी आयोग आप समझ रहे होंगे, कहीं न कहीं सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना होगा और 15 अगस्त के दिन हम अगर सुभाष चंद्र बोस को याद ना करें, तो समझ लो उनकी शहादत हमारे देश के लिए जो बलिदान है, वो अधूरा रह जाता है। यस, फॉरवर्ड ब्लॉक वो संगठन जो सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था, फॉरवर्ड ब्लॉक ने पीएम से जस्टिस मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट स्वीकार करने और जापान के रैंकोजी मंदिर से कथित अस्थियां भारत न लाने की अपील की है। यस, उन्होंने कहा है कि आप जस्टिस मुखर्जी आयोग जो 1999 से लेकर 2005 के बीच में बनाया गया था, उसकी रिपोर्ट को स्वीकार कर लीजिए और जो आप कहते हैं कि जापान के रैंकोजी मंदिर में सुभाष चंद्र बोस जी की अस्थियां वहां पर रखी हुई हैं, उनको भारत नहीं लाया जाए। आखिर ऐसा क्यों? एक्चुअली में इससे पहले शाहनवाज समिति बनी थी 1956 में। यह भी ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कि खाली सुभाष चंद्र बोस से संबंधित केवल एक ही कमेटी नहीं है। खोसला कमे आयोग बना था 1970 में। इन लोगों ने माना था कि नेताजी की मृत्यु 1945 के ताइपे विमान हादसे में हो गई थी। इन दोनों आयोग ने मान लिया। उसके बाद में मुखर्जी आयोग बना। मुखर्जी आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि कोई विमान विमान हादसा हुआ ही नहीं था और रैंकोजी मंदिर की अस्थियां नेताजी की नहीं है। यस, ये ध्यान रखिएगा। और सरकारी रुख क्या है, 2006 में केंद्र सरकार ने इन निष्कर्षों को संसद में खारिज कर दिया कि भाई जो मुखर्जी आयोग के जो निष्कर्ष खरा था, वो तो भाई डेथ हो चुकी है उनकी और उनकी ही अस्थियां हैं। तो ये कंसेप्ट था 1945 में। कहा जाता है कि ताइपे यानी कि जिसे आज ताइवान कहता है, वहां पर आपका क्या हो गया था, विमान हादसा हुआ था, सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु हो गई। शाहनवाज कमेटी ने 1956 में उन्होंने कहा कि भाई डेथ हुई थी। 1970 में खोसला आयोग ने कहा कि यह भी डेथ हुई थी।
जस्टिस मुखर्जी कहते हैं कि नहीं भाई कोई डेथ नहीं हुई। सरकार ने कहा कि भाई इनकी जो रिपोर्ट है वो ठीक नहीं है, हम इसको खारिज करते हैं। इसलिए ऐतिहासिक जांच समितियों और रिपोर्ट और जांच आयोग अधिनियम 1952 की वैधानिक कार्यप्रणाली को आपको समझना चाहिए। अब की पॉइंट क्या है? 1952 में जांच आयोग अधिनियम बनाया गया था। यह सरकार के सार्वजनिक महत्व के मामलों की जांच के लिए आयोग गठित करने की शक्ति देता है। इंपॉर्टेंट है। इसके पास क्या होती है? अर्ध न्यायिक शक्तियां। इन आयोग के पास सिविल कोर्ट के समान गवाहों को बुलाने की शक्ति होती है कि भाई आइए। सिफारिशी प्रवृत्ति, इनकी रिपोर्ट सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती, सरकार इसे खारिज कर सकती है, जैसे कि आपकी मुखर्जी आयोग की इस रिपोर्ट को सरकार ने खारिज कर दिया। गुमनामी बाबा का एक सिद्धांत आता है। मुखर्जी आयोग ने डीएनए टेस्ट के आधार पर इस दावे को खारिज कर दिया था गुमनामी बाबा ही नेताजी थे। ये रहा, मुखर्जी आयोग ने कह दिया कि नहीं नहीं नहीं, ये डीएनए टेस्ट के आधार पर कि ये गुमनामी बाबा कोई सुभाष चंद्र बोस नहीं है। अब बात वही आती है कि विशेषाधिकार बनाम तथ्य खोज की समितियों की स्वायत्ता क्या है। ये रहा पूरा कंसेप्ट। तो ये इसलिए ये चर्चा में आया। तो आपको इस क्लास को डिस्कस करते करते, मुखर्जी आयोग को पढ़ते पढ़ते, दो आयोग और आपको जानने को मिले, सरकार का रुख आपको स्पष्ट करने का मौका मिला। और फॉरवर्ड ब्लॉक ने इसको क्यों माना कहा कि भाई इनकी रिपोर्ट को स्वीकार कर लीजिए और रैंको जी मंदिर में हमारी है नहीं, वो मरे ही नहीं थे, वो हादसा ही नहीं हुआ था। अब वो कहां हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तो खैर एक अलग बहुत ज्यादा विवाद का विषय है। अब एक साइंस टेक का एक क्वेश्चन है, वेस्ट नाइल वायरस। नाइल मतलब नील नदी से संबंधित है। नाइल मतलब नाखून वाला नहीं है, चिंता मत कीजिए। ग्रीस में वेस्ट नाइल वायरस के संक्रमण और मौतों में भारी वृद्धि हुई है, जिससे बड़े पैमाने पर मच्छर नियंत्रण अभियान शुरू किया गया है। नील एक्चुअल में यह वायरस जो है पहली बार 1937 में युगांडा के वेस्ट नाइल जिले में खोजा गया था। युगांडा, ठीक है ना। यह मुख्य रूप से क्यूलेक्स मच्छरों से काटने से फैलता है, यह भी ध्यान रखिएगा। क्यूलेक्स मच्छरों के काटने से फैलता है और जंगली पक्षी इसके प्राकृतिक भंडार हैं। यस, तो ये है क्यूलेक्स मच्छर, ये काटता है इस तरीके से, एक दूसरे को करते हैं। और फिर ये कंडीशन ये होती है कि यहां पर ये मनुष्य के बीच में, तो ये यहां पर तो रहता है। अब ये किसी इनको भी काट ले तो ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था, लेकिन अब जाकर के ये कंसेप्ट आ गया है कि ये ह्यूमन और अन्य जानवरों को भी ये कर सकता है और इससे डेथ होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। लक्षण क्या होते हैं? 80% लोगों में इसके कोई लक्षण नहीं होते, मच्छर काट जाता है। लेकिन 1% मामलों में एंसेफेलाइटिस जो होता है, मस्तिष्क की सूजन का कारण बन जाता है। दिमाग में सूजन आ जाती है, दिमाग में चल जाता है, ठीक है ना। एंड डेड एंड होस्ट, मनुष्य और घोड़े इसके डेड एंड होस्ट होते हैं, यानी इनसे मच्छर वापस संक्रमित नहीं हो सकता। पक्षियों से और आपस में संक्रमित हो सकते हैं, लेकिन मनुष्य और अन्य जानवरों से यह संक्रमित नहीं होता, वापस मच्छर नहीं होता। मच्छर कितना भी इन्फेक्टेड इंसान को काट ले, मच्छर संक्रमित नहीं होगा। यह कंसेप्ट था, यह ध्यान रखना। वर्तमान में मनुष्यों के लिए इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है। यह छूने या खांसने से नहीं फैलता। रक्त आधान जैसे दुर्बल मामलों को छोड़ करके, अगर किसी का आपका ब्लड इन्फ्यूजन किया जाए तो हो सकता है। जलवायु परिवर्तन के कारण मच्छर जनित रोगों की भौगोलिक विस्तार बहुत का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लगातार जलवायु परिवर्तन से मच्छरों की संख्या बढ़ रही है। भारत में तो खैर अति है, ये समझ लीजिएगा। तो क्यूलेक्स मच्छर है, ये रहा। एडिस से डेंगू होता है, क्यूलेक्स से आपका वेस्ट नाइल ये रहता है। इसका होस्ट क्या है? पक्षी हैं और इसके होस्ट ह्यूमंस हैं। ह्यूमन वैक्सीन नहीं है, लेकिन डेंगू के लिए वैक्सीन है। ये दोनों को कंपेयर कर लीजिएगा। क्लियर? 3 टॉपिक आपके कवर हो गए, समझ में आ गया। चलिए, अब एक आता है बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा में रहा, कुरील आइलैंड डिस्प्यूट। अब कुरील आइलैंड कहां है? ये देखिएगा, बड़ा रसिया का हिस्सा है और इधर जापान का, और इनके बीच में एक पूरी की पूरी एक रेंज है। ये रहे, और यहीं पर है आपके कुरिल आइलैंड वाला कंसेप्ट। ये रहा, सी ऑफ ओखोटस्क। यहां पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने विवादित कुरिल द्वीप समूह के इतुरूप द्वीप की यात्रा की, जिस पर जापान ने कड़ा विरोध दर्ज किया। यह है यहां पर कुरिल द्वीप समूह, ये रहा पूरा पूरा का पूरा डिस्प्यूटेड एरिया है ये, यहां तक। और अभी
रूसी राष्ट्रपति ने यहां पर अपनी इटुरूप में अपनी यात्रा की है। अब जापान ने इसका विरोध किया। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि कुरिल द्वीप समूह कहां है, इतुरूप द्वीप कहां है, ये रहा। ओके, अब इसका थोड़ा बैकग्राउंड जानते हैं। यह द्वीप श्रृंखला रूस के कामचटका प्रायद्वीप और जापान के होकाइडो के बीच स्थित है। यह है जापान का होकाइडो और यह कामचटका। हो सकता है यही आपसे इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाए। जापान इसके 4 दक्षिणी द्वीपों इतुरूप, कुनासिर, सिकोतान, बोमाबाई अपना दावा करता है कि 1 2 3 4 ये 4 बोले कि ये मेरे हैं, ठीक है ना, दावा करता है। शांति संधि का भाव, इसी विवाद के कारण रूस और जापान ने आज तक द्वितीय विश्व युद्ध की शांति संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए, इसी विवाद की वजह से, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट ग्रुप में थे। तो ये 4 हैं, 1 2 3 4, इन चारों पर जापान अपना दावा करता है। कुनासिर, होबोमाई, सिकोतन, कुना और इतुरूप, इन पर, और इतुरूप पर ही उन्होंने रूसी राष्ट्रपति ने यात्रा की, तो वही विवाद खड़ा हो गया। अब रणनीतिक महत्व क्या है? सामरिक वर्चस्व, इन द्वीपों के बीच के समुद्री मार्ग साल भर बर्फ मुक्त रहता है, यानी कि साल में कभी भी बर्फ नहीं पड़ती। इस जो रूसी सेना को प्रशांत महासागर तक सीधी पहुंच देता है। ये रहा, प्रशांत महासागर तक आराम से रूसी सेना उस क्षेत्र से पैसिफिक ओशन में चली जाती है। यह क्षेत्र मत्स्य पालन और समुद्री खनिज, विशेष रूप से रेनियम एरोस्पेस इंजन में प्रयुक्त होने वाला, उससे बहुत समृद्ध है। इसका बहुत बड़ा उपयोग है। ऐतिहासिक संधियां, 1855 में सिमोदा संधि ने जापान को इन क्षेत्रों पर अधिकार दिया था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में सोवियत संघ ने इन पर अपना कब्जा कर लिया। ये रहा वर्तमान स्थिति क्या है? यूक्रेन युद्ध के बाद जापान के प्रतिबंधों के कारण रूस ने सभी संधि वार्ताएं रद्द कर दी, क्योंकि जापान ने इस युद्ध की वजह से रूस पर प्रतिबंध लगा दिए। ये रीजन है। तो रूस की लुक ईस्ट नीति और प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी जापान गठबंधन को एक प्रकार से चुनौती है। ये रहा। तो इंपॉर्टेंस क्या है? ये एरिया पूरा का पूरा आइस फ्री है, नेवी एक्सेस आराम से हो जाता है पैसिफिक तक, इकोनॉमिक रिच इन रेनियम एंड सैल्मोन जिसकी उनको जरूरत पड़ती है, जियोपॉलिटिकल नेवल बफर जोन, यूएस जापान के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके लिए बफर जोन के तौर पर काम करता है। कल को जापान और रसिया अमेरिका इकट्ठे होकर अटैक करें तो ये उसके लिए पूरा का पूरा ये आप उसके काम के लिए आ सकता है। ये सारे के सारे उनको रोकने के काम आ सकते हैं, इसलिए कोई भी इसको छोड़ना नहीं चाहता है कि नहीं। ज्योग्राफी का भी, आईआर का भी, और हर तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा, आपको ज्योग्राफी की रेगुलर क्लास में कोई नहीं पढ़ा पाएगा। हाँ, आइलैंड वगैरह पढ़ा देंगे, लेकिन इसका करंट में क्या किस तरह की कंडीशन है वो आपको नहीं पता चलेगी। इसलिए यहां पर इनको नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अब एक टॉपिक है कोलिडम नदी एंड संगम स्ट्रक्चर। ये मैं इसको आपको अलग से डिटेल में भी पढ़ाऊंगा, एक अलग से इस पर वीडियो बनाऊंगा मैं, बेहतरीन। अभी हुआ क्या कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को तमिलनाडु के कोलिडम नदी के तल में संगम युग की ईंटों वाले जल प्रबंधन ढांचे के अवशेष मिले हैं। इसके अंदर कोलिडम नदी के तल में किसके वाटर मैनेजमेंट सिस्टम का स्ट्रक्चर मिला है। ये बेसिकली है क्या? कावेरी नदी, कोलिडम मुख्य कावेरी नदी की उत्तरी शाखा है, जो मुक्कोबोबु से अलग हो जाती है, मुक्कोकोम्बु से, ये रही, बिल्कुल अलग हो जाती है। यहां से ये एक आपकी निकल जाती है कोलिडम नदी के तौर पर, ये रही, और ये कावेरी नदी इधर से यूं चली जाती है, यहां से ये अलग हो जाती है। ये रहा बाइफर्केशन पॉइंट। कावेरी और कोलिडम के बीच पवित्र श्रीरंगम द्वीप इसी में स्थित है। ये रहा श्रीरंगम आइलैंड, ये रहा श्रीरंगम द्वीप। और इसका मुख्य कार्य अतिरिक्त बाढ़ के पानी को बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित करना है। तो ये बाढ़ को नियंत्रण भी करती है, एक्स्ट्रा पानी को बंगाली खाड़ी में लेके चली जाती है। ये रही। अब कंडीशन क्या है? कल्लगई बांध और परिस्थिति के महत्व। प्राचीन इंजीनियरिंग या चोल राजा करिकाल द्वारा बनाए गए ऐतिहासिक कल्लगई बांध के बिल्कुल निकट में है, बिल्कुल उसके पास में ही है, थोड़ा सा 3-4-5 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। कि जब उन्होंने बांध बनाया था तो ये एक तरह सबसे पुराना जलमोड़ बांध है, यानी कि मोड़ पर ही है। इसका मतलब उस समय इसको भी बनाया गया होगा। पिचावरम मैंग्रोव, समुद्र से मिलने से पहले कोलिडम नदी रामसर साइट पिचावरम को ताजा पानी प्रदान करती है, जिससे कि वहां पर मैंग्रोव वगैरह प्रॉपर तरीके से पनप जाते हैं। ये ताजा मैंग्रोव पानी के मैंग्रोव के खारेपन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।
ये रहा ताजा पानी, उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करता है। अब ये देख रहे हैं ना, ये रहा आपका बांध, और इस तरीके से पिचाबरंग मैंग्रोव के लिए प्रॉपर तरीके से सैंड माइनिंग कॉजिंग साल्ट वाटर इंट्रूशन, ये इस तरीके से प्रॉपर तरीके से काम करता है। नदी तल अंतरित रेत खनन के कारण समुद्री खारा पानी जमीन के अंदर प्रवेश कर रहा है। जब सबसे ज्यादा नीचे से मिट्टी निकाल ले रहे हो, खनन कर रहे हो, तो उसकी वजह से खारा पानी जमीन के अंदर जा रहा है। ये इस समय वर्तमान की एक चुनौती बनी हुई है। तो अब आता है यहां पर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। प्राचीन संरचनाओं का संरक्षण और नदी पारिस्थितिकी पर मानव जनित दबाव बहुत बढ़ गया है। तो इतनी सारी चीजें समझने की जरूरत है। इनमें से जो 3-4 पॉइंट हैं आप ऊपर के 1, 2, 3 इनको याद कर लीजिएगा। बाकी मैं इस पर पूरा का पूरा मैं बनाऊंगा ही बनाऊंगा। ये मैंने ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा-सा मैंने बता दिया है। बाकी हम बात करेंगे संगम नदी के, संगम डायनेस्टी के इस हिस्टोरिकल फैक्ट को। अलग से वीडियो बनाऊंगा। हो सकता है कि सोमवार, मंगलवार में आपको मिल भी जाए। ओके? ध्यान रखिएगा। एक इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लैक नेक्ड क्रेन, काली गर्दन वाला सारस। ये रहा आपका ब्लैक नेक्ड क्रेन, ये ध्यान रखिएगा। अब ये चर्चा में क्या आया, एक्चुअली में लद्दाख में ब्लैक नेक्ड क्रेन के अंडों और चूजों को बचाने के लिए भारतीय सेना और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने 2950 आवारा कुत्तों की नसबंदी का अभियान चलाया है। उनकी नसबंदी कर को, जिससे उनकी जनसंख्या वहां पर पनप ना पाए, और जब जनसंख्या नहीं बढ़ेगी तो ये सुरक्षित भी थोड़े से रहेंगे। एक्चुअली में ये लद्दाख का राजकीय पक्षी भी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका सिर और गर्दन काली होती है और सिर के ऊपर एक लाल रंग का क्राउन होता है। ये रहा, लाल रंग का क्राउन भी होता है। बेहतरीन है। यह तिब्बती बौद्ध धर्म में इसे शांति और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। 1, 2, 3 तीनों पॉइंट आपको याद रखने चाहिए। हो सकता है ब्लैक नेक क्रेन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1, 2, 3 बताइए कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कितने सही हैं, है कि नहीं? अब इसकी संरक्षण की स्थिति क्या है? यह आईयूसीएन में नियर थ्रेटेंड है और भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 में संरक्षित है। आवास, यह लद्दाख की उच्च ऊंचाई वाली झीलों जैसे सोकर, सोमोरिरी में प्रजनन करते हैं और सर्दियों में अरुणाचल प्रदेश प्रवास कर जाते हैं, वहां निकल जाते हैं। तो ये अपने अंडे दे करके क्या करते हैं, सर्दियों में कहां चले जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश की तरफ। अब इसका कंडीशन क्या है, इनके बढ़ते पर्यटन का कचरा, जिससे आवारा कुत्ते की आबादी बढ़ रही है और हाई टेंशन बिजली की लाइनें भी बढ़ रही हैं, जिसके वजह से इनको खतरा उत्पन्न हो गया है कि भाई लोग जा रहे हैं लद्दाख में। हमारे फुंगसुक बांगड़ू ने लद्दाख को हॉट स्पॉट बना दिया। लोग घूमने जाते हैं कि यहीं पर देखो, यहीं पर उसने वो चला रहा था, यहीं पर ये कर रहा था, यहीं पर स्कूल खोला था, ये सारी चीजें। लोग अब घूमने जा रहे हैं, वहां कचरा फैला के आते हैं, वहां जंगली जानवर, जंगली कुत्ते पनप रहे हैं उनके पीछे 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 पीछे। तो वो इनके झीलों वीलों में इनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, इनके अंडों वंडों को लेकर के। ये समस्या आ गई है। अब संरक्षण उपाय क्या है? चांगपा खानाबदोश को नेस्ट गार्डिंग की शामिल किया गया है। चांगपा वहां की एक समुदाय है, आदिवासी समुदाय है। उन्हें कहा गया है कि भाई इनके जो घोंसले हैं उनकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी आपकी है। अपशिष्ट प्रबंधन की विफलता का सीधे तौर पर लुप्तप्राय प्रजातियों पर असर पड़ता है। अब ये देख सकते हो, तो ये आपकी लिस्ट है। साइट्स में अपेंडिक्स 1, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 और आईयूसीएन रेड लिस्ट में नियर थ्रेटेंड एंटी। ये आपके पॉइंट आपको याद रखनी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इंटरनेशनल रिलेशन का, भारत लाइबेरिया संबंध। अब इसमें आपके आईआर का पॉइंट है या आपके कहा जाए ज्योग्राफी का, ये डिसाइड करिएगा। अभी हाल ही में लाइबेरिया के संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने महिला नेतृत्व वाले विकास पर चर्चा के लिए भारत का दौरा किया और नई दिल्ली में अपना निवासी दूतावास खोला है, रेजिडेंट एम्बेसी, कि भाई यहां पर हमारे रेजिडेंट्स रहेंगे, दूत रहेंगे, एम्बेसी रहेगी। अब बात आती है कि ये आखिर है कहां लाइबेरिया। यह पश्चिमी अफ्रीका का एक तटीय देश है जिसकी राजधानी है मोनरोविया। ये रहा आपका पश्चिमी अफ्रीका। यह गिनी है, सियरा है, डिकोटवे है, और ये रहा आपका, ये रहा। और इसकी राजधानी बिल्कुल तट के किनारे पे है, अटलांटिक ओशियन में। ये रही।
1847 में आजाद हुआ और यह अफ्रीका सबसे पुराना गणराज्य है, सबसे पुराना आधुनिक गणराज्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2005 में एलेन जॉनसन सरलीफ अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी थी। यह ग्लोबल साउथ में भारत की कूटनीति और दक्षिण दक्षिण सहयोग का एक बेहतरीन मुद्दा बन जाता है। दक्षिण दक्षिण सहयोग का मतलब होता है विकासशील पिछड़े देशों के साथ संबंध बनाना, आपस में संबंध बनाना, साउथ साउथ कॉपरेशन, ये ध्यान रखिएगा। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब कूटनीतिक सहयोग के मुख्य स्तंभ क्या है? 2007 में भारत ने लाइबेरिया में दुनिया की पहली ऑल वुमेन पुलिस यूनिट तैनात करके इतिहास रचा था। भारत ने ही बनाई थी, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत। दुनिया की पहली महिला पुलिस यूनिट लगाई थी वहां पर। ये इंपॉर्टेंट है, ये कभी आपने पढ़ा नहीं होगा, अब पढ़ लीजिएगा। दूसरा, इफ्सा फंड, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका गरीबी उन्मूलन फंड के तहत लाइबेरिया में स्वास्थ्य प्रोजेक्ट को चला रहे हैं। ये ध्यान रखना, ये आपके हेल्थ प्रोग्राम्स को वहां पर क्या कर रहे हैं? चला रहे हैं। क्षमता निर्माण, आईटीईसी, भारतीय तकनीक और आर्थिक सहयोग, इंडियन टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन के तहत लाइबेरिया के नागरिकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। लाइबेरिया दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ओपन शिप रजिस्ट्री चलाता है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी, जिसका उपयोग भारतीय जहाज भी करते हैं। ये रहा, जहाज भी करते हैं। और अफ्रीकी संघ और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधारों के लिए भारत का अफ्रीकी आउटरीच ये बन जाता है। तो भारत यहां पर यूएन पीस कीपिंग मिशन चलाता है, इफ्सा फंड देता है, आईटीईसी के तहत तकनीकी सहयोग देता है और मैरीटाइम में ओपन शिप रजिस्ट्री का कंसेप्ट रखता है। ये चार हमारे रिलेशन हैं उनके साथ में प्रॉपर तरीके से। और पहली पुलिस यूनिट, ऑल वुमेन पुलिस यूनिट भारत ने वहां लगाई थी। तो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? क्यों भाई? चलिए, एक योजना है संचार मित्र योजना, चर्चा में है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने संचार मित्र योजना के 3 भारतीय छात्रों को अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जनरेशन कनेक्ट यूथ एनवॉय के लिए चुना है। 2026 से लेकर के इस तक 30 तक 3 भारतीय छात्रों को, संचार मित्र योजना के 3 भारतीय छात्रों को किसके लिए चुना गया है? आईटीयू द्वारा जनरेशन कनेक्ट यूथ एनवॉय के रूप में। अब बात आती है कि यह है क्या? एक्चुअल में संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग द्वारा संचालित है। यह योजना संचार मित्र योजना है। यह तकनीकी छात्रों, इंजीनियरिंग और साइबर सुरक्षा का एक स्वयं सेवक आधारित कार्यक्रम है कि यहां पर आप स्वयं से सीख भी सकते हो। आईटीयू इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन और संयुक्त राष्ट्र संघ की डिजिटल तकनीक एजेंसी है, यानी कि आपकी यूएन की ही डिजिटल टेक्नोलॉजी यूनिट है, जिसने भारत के इस मॉडल को मान्यता दी है संचार मित्र की, कि भाई ये हमारे बच्चे हैं जो सीखते हैं, ये हमारे संचार मित्र हैं। ये तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आईटीयू, इन दोनों का प्रोग्राम एक तरीके से ये रहा। इसमें 3 भारतीय चुन लिए गए हैं संचार मित्र योजना के। किसके लिए? जनरेशन कनेक्ट यूथ एनवॉय के रूप में 3 छात्रों को चुना गया। प्रशिक्षण के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसका क्या पॉइंट है? देखिए, छात्रों को संचार साथी पोर्टल, चोरी हुए फोन खोजना, साइबर स्वच्छता, 5G तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाता है कि भाई जो चोरी हो गए फोन को कैसे खोजा जाए, किस तरीके से उनको ट्रेस किया जाए, क्योंकि उनसे बहुत बड़े क्राइम का डर रहता है। वैज्ञानिक जागरूकता, मोबाइल टावरों से निकलने वाले ईएमएफ रेडिएशन के बारे में फैली भ्रांतियों को दूर करना लोगों को। ये संचार मित्र ग्रामीण क्षेत्रों और वरिष्ठ नागरिकों को ओटीपी की धोखाधड़ी से बचाने में मदद करते हैं। पीपल टू पीपल मॉडल, यह योजना अंतिम व्यक्ति तक डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित करती है, बिल्कुल लास्ट पर्सन तक। और यह सरकारी जागरूकता अभियानों में छात्र की ऊर्जा के विकेंद्रीकरण का उपयोग है कि भाई छात्रों को सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए। तो ये टेक्निकल स्टूडेंट होते हैं, उनको हम ट्रेंड करते हैं संचार मित्र के तौर पर। फिर ये ग्रास रूट लेवल पर काम करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं हर तरीके की चीज में। और इंप्रूव साइबर हाइजीनिक एंड डिजिटल सेफ्टी, उसके लिए भी काम करते हैं। तो कैसी है संचार मित्र योजना? अब सारी चीजें हो गई, किस डिपार्टमेंट की है, क्यों है, कैसे है, किस तरीके से है, क्या काम करती है। अब एक है भारत साकू तरजीही व्यापार समझौता, प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। साकू बोले तो साउथ अफ्रीकन कस्टम यूनियन। भारत और सदन
अफ्रीकन कस्टम यूनियन ने एक तरजीही व्यापार समझौते की औपचारिक बातचीत शुरू करने के लिए टीओआर पर हस्ताक्षर किए हैं, टर्म ऑफ रेफरेंस, कि भाई हम अब तरजीही व्यापार को बढ़ावा देंगे, इस पर हम बातचीत करना चाहते हैं। अब बात आती है साकू है क्या। देखा, ये रहा 1 2 3 4 5, ये आपके देखा जाए तो 5 है। साउथ अफ्रीका, सदर्न अफ्रीका, साउथ अफ्रीका तो ये रहा, ये सदर्न है, दक्षिणी हिस्से के अफ्रीकी देश है। 1910 में साकू स्थापित किया गया था। यह दुनिया का सबसे पुराना कार्यरत सीमा शुल्क संघ है। सीमा शुल्क संघ, इसमें 5 सदस्य देश हैं, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, लेसोथो और एस्वातिनी। और लेसोथो के बारे में मैंने आपको बताया था कि यह अफ्रीका के बीचों बीच स्थित है। अफ्रीका में पहली बार यह भारत का अफ्रीका के किसी क्षेत्रीय आर्थिक ब्लॉक के साथ व्यापारिक समझौते के लिए पहला कदम है, किसी संगठन के साथ। बाकी देशों के साथ तो चलता है, लेकिन संगठन के साथ यह पहला कदम है। अब इसके लाभ क्या होंगे? कस्टम यूनियन क्या होता है? सदस्य देशों के बीच कोई टैरिफ नहीं होता। कस्टम यूनियन मतलब होता है कि ये आपस में किसी प्रकार का कोई एक दूसरे से टैरिफ नहीं लेते। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कस्टम यूनियन इसी के लिए बनाई जाती है। और बाहरी देशों के लिए एक समान शुल्क लगाया जाता है। इसका मतलब हो गया इन पांचों देशों के आपस में कोई टैक्स नहीं लेंगे, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लेंगे। लेकिन अगर कोई बाहर का देश इनमें से किसी के साथ भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है तो सब पर बराबर का टैक्स लगता है। चाहे किसी भी देश के साथ करें, आपको 10% लगेगा तो पांचों देशों के बीच में 10% के हिसाब से ही लगेगा। आप चाहे नामीबिया के साथ करो, चाहे साउथ अफ्रीका के साथ, या आपके किसी भी कंट्री के साथ करिए, आपका एक जैसा टैक्स होगा। 10% मतलब 10% सबके साथ में। यह कंसेप्ट है। तो बाहरी देशों के साथ एक समान टैक्स लगता है। पीटीए क्या होता है? इसमें दो देश केवल एक पूर्व निर्धारित पॉजिटिव लिस्ट पर एक दूसरे के सीमा शुल्क में छूट देते हैं, प्रेफरेंशियल, कि हमारी ये वस्तु है, तुम्हारी ये वस्तु है, भाई इन दोनों में हम टैक्स कम कर लेते हैं। हम तुमसे कम टैक्स लेंगे, तुम हमसे कम टैक्स लेना या छूट दे देना। तो कुछ खास पॉजिटिव वस्तुओं को भाई इन पर ये रहे। ये एक तरीके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का पहला स्टेप है कि भाई पहले कुछ वस्तुओं का हम लेन देन करें कम टैक्स में, फिर धीरे धीरे और बढ़ाएंगे, फिर सबको शामिल कर लेंगे केवल उन नेगेटिव लिस्ट को छोड़कर। भाई इनका व्यापार नहीं करेंगे हम, बाकी पर हम बिल्कुल टैक्स फ्री कर देते हैं। वो एफटीए है। ध्यान रखना, भारत को महत्वपूर्ण कच्चे माल जैसे हीरे बोत्सवाना से मिलते हैं, प्लेटिनम साउथ अफ्रीका से, यूरेनियम नामीबिया से हमें आसान आपूर्ति मिल जाएगी और निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। भारतीय दवाएं, जेनेरिक ड्रग्स, ऑटोमोबाइल को दक्षिण अफ्रीकी बाजार में अच्छा कीमत मिल जाएगी। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल के फ्री ट्रेड एरिया में प्रवेश करने के लिए साकू एक महत्वपूर्ण गेटवे है। ये रहा। तो हमारा इससे और इनका इससे, इन सारी चीजों का आदान प्रदान होता रहेगा। ये आपको समझ में आ गया? एक है आपकी समृद्धि योजना। समृद्धि योजना मिनिस्ट्री ऑफ आईटीवाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ने संसद को सूचित किया कि समृद्धि योजना के तहत 5 होनहार डीप टेक स्टार्टअप को लगभग 1,80,000 करोड़, नहीं 1.81 करोड़, 1,80,000 नहीं, लगभग 1.25 करोड़ की सह निवेश की राशि प्रदान की गई है। लगभग आपका 1.81 करोड़, 1 लाख नहीं है, लगभग 1,80,000। 1 लाख, मैं बार बार 1 लाख क्यों बोल रहा हूं? 1,80,000, 80 लाख, 1,80,00,000, ठीक है ना? ये है, इसके सह निवेश को इन्वेस्टमेंट की राशि प्रदान की गई है इस तरीके से। ये रही। एक्चुअली में भारत सरकार ने इसे 2021 में MEITY, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था समृद्धि योजना को। इसका उद्देश्य क्या था? प्रारंभिक चरण में सॉफ्टवेयर स्टार्टअप को मेंटरशिप और वित्तीय मदद देकर उन्हें बाजार में स्थापित करना था कि भाई तुम करो, हम तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं। यह प्रोग्राम क्या है? राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद नीति 2019 के तहत भारत को वैश्विक उत्पाद हब बनाने का एक हिस्सा है। तो ये था, तो स्टार्टिंग में यहां पर, फिर ये रहा, फिर उसको ऊपर तक लेके जाना है, धीरे 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 उसको सपोर्ट करना है। तो यह है भारत को पारंपरिक आईटी सेवाओं में आगे बढ़ाकर सॉफ्टवेयर उत्पाद का हब बनाने का एक प्रयास ये था। अब एक्सीलरेटर मॉडल और फंडिंग मैकेनिज्म क्या है?
देखिए, मैचिंग फंड मॉडल क्या होता है? सरकार सीधे इसमें अनुदान नहीं देती कि भैया ये पैसा ले लो, नहीं। इसमें वेंचर कैपिटल जितना निवेश करते हैं, सरकार उसी बराबर इसमें अधिकतम 40 लाख रुपए का निवेश करती है। एक तरीके से आपको हम पैसा दे रहे हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पर। वी आर द इन्वेस्टर। आपको अनुदान नहीं दे रहे, ग्रांट नहीं दे रहा है, ये समझ लेना। एक्सेलरेटर की भूमिका क्या होती है? स्टार्टअप को प्रशिक्षित करने के लिए चुने गए एक्सेलरेटर्स को 2 लाख रुपए का प्रबंधन का अनुदान दिया जाता है, केवल 2 लाख रुपया, कि जो स्टार्टअप को प्रशिक्षित करने के लिए जो एक्सेलरेटर्स चुने गए हैं, वो आपको ट्रेंड करेंगे। उनको 2 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। अब ये कौन होंगे? स्टार्टअप डीपीआईआईटी मान्यता प्राप्त होना चाहिए और 51% शेयर भारतीय संस्थापकों के पास होना चाहिए, यानी कि भारत के ओनर होने चाहिए। वन टू वन मैचिंग फंड निजी निवेशकों के जोखिम के आधा कर देता है, जिससे डीप टेक में निवेश बढ़ता है। वन टू वन मतलब उतना ही किसी अन्य ने किया है, उतना ही हम भी कर रहे हैं। वन टू वन ये रहा। और ये क्या है? अर्ली स्टार्टअप को मृत्यु दर को कम करना है और बौद्धिक संपदा का निर्माण। बोले कि ये क्या है? अगर स्टार्टिंग में किसी ने स्टार्टअप खोला और कुछ दिन चलाने के बाद फंडिंग वंडिंग इकट्ठी की और नहीं चल पाया, क्योंकि उसके पास उतना पैसा आगे नहीं मिला, इन्वेस्टमेंट नहीं मिला, तो वो वहीं खत्म हो जाएगा, कंपनी बंद हो जाएगी। तो उसको मरने से रोकने के लिए ये सारी चीजें हैं कि भाई हम फंड कर रहे हैं, 40 लाख रुपए हम दे रहे हैं, जाओ करो। तो ये है इसका कंसेप्ट। होपफुली कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आज के टॉपिक के क्विक रिवीजन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। ठीक है, इसको स्कैन करके फटाफट टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। कल की क्विक रिवीजन टेलीग्राम ग्रुप में मैं शेयर कर चुका हूं। फटाफट वहां जाकर के उसको डाउनलोड कीजिए और पढ़ लीजिए। पहले से बेहतर करने की कोशिश की है मैंने, और डिटेल में। ठीक है, चलिए मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। और कल हाँ ध्यान रखिएगा, दोपहर में 12 बजे क्लास लेना मत भूलिएगा। रिवीजन सीरीज लाइव।